A little thing touches a larger thing. This is famous quote by Robert Frost. Hello everyone, greetings. This is Mohan Kumar, English lecturer, author, influencer and motivation speaker. Dear viewers and dear students, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के फर्स्ट पोइम, क्लास 10 सीबीएसई का जो फर्स्ट पोइम है डस्ट ऑफ स्नो, उसके बारे में. तो गाइज बात करते हैं. जो ये पोइम है, दिस पोइम इज़ कंपोज बाय एन अमेरिकन पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट. तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज का लेसन. रॉबर्ट फ्रॉस्ट का गाइज फुल नेम था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट एंड ही वॉज बोर्न on 26 March 1874 at San Francisco, California, US. And guys, he was died January 29, 1963 at Boston, at Massachusetts. And he was an American poet and who much admired for his depiction of the rural life of New England and his command of American colloquial speech and his realistic verse portraying ordinary people in everyday situation. गाइज वो बहुत ही फेमस, अमेरिका में बहुत फेमस था और उसके जो डेपिक्शन थे वो मोस्टली रूरल लाइफ पे डिपेंड होते थे. ग्रामीण जो जीवन होता था, इंग्लैंड के गाँव के आसपास का जो जीवन होता था, उसके बारे में बताया जाता है. और उसकी एक जो स्ट्रेंथ बता सकते हैं, उसकी एक क्वालिटी थी दैट ही वॉज एक अमेरिकन कॉलोक्वियल स्पीच था, यानी कैजुअल कम्युनिकेशन करने वाला व्यक्ति था वो. आप उसे कोई सा भी टॉपिक दे दो, कोई सा भी पॉइंट दे दो, कोई सी पोइट्री दे दो, वर्स दे दो, वो हर तरीके से मतलब डिबेट करने में, बातचीत करने में आगे रहता था. तो गाइज ये तो था रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में. अब आगे बात करते हैं समरी ऑफ डस्ट ऑफ स्नो. तो गाइज समरी पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस पोइम में एक्चुअली क्या क्या चीज़ें बताई गई है, what are the things discussed. So let's talk about this. The short poem by Robert Frost throws light upon the unimaginable healing power of nature and tiny things. सबसे पहली बात करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये जो कविता है वो एक बहुत ही अच्छी एक लाइट देती है, एक रोशनी देती है और जो अनइमेजिनेबल जो हीलिंग है, पावर है, वो देता है. यानी अकल्पनीय जिस चीज़ की कभी कल्पना नहीं कर सकते हम, उस चीज़ के बारे में जो एक नया पावर, एक नया शक्ति देता है. ऑफ नेचर एंड टाइनी थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में. वो कहते हैं ना कि छोटी छोटी चीज़ें मिलकर लार्ज बनाती है, तो वो चीज़ें हैं इस पोइम में. फ्रॉम अ बैड मूड टू इल हेल्थ, यानी हमें पता है कि जैसे एक बैड जो मूड होता है, किस तरह से एक बुरा मिजाज होता है, वो बुरी जो हेल्थ को हमेशा लीड करता है. देयर इज़ नथिंग दैट कैंट बी क्योर्ड बाय नेचर, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मानना है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका इलाज नहीं किया जा सकता, वो भी नेचर से. ध्यान देना गाइज, यानी नेचर से किसी भी चीज़ का इलाज किया जा सकता, पॉसिबल है. द ऑथर वॉज एक्सपीरियंसिंग वन सच बैड डे व्हेन अ क्रॉस मूवमेंट नियर अ हेमलॉक ट्री डस्टेड स्नो अपॉन हिम. यानी वो जो ऑथर है, लेखक है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि किस तरह से वो एक हेमलॉक जो ट्री है उसके पास में बैठा रहता है उसकी डस्ट की वजह से, यानी जो डस्ट ऑफ स्नो है. यानी गाइस जो टाइटल ध्यान देना आप, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब हो गया बर्फ़ के कण, बर्फ़ के पार्टिकल या बर्फ़ के फ्लैक्स जिसको आप बोल सकते हो. तो उसकी वजह से वो उसके साथ जो कौवे के साथ और जो हेमलॉक ट्री के साथ में जो अनुभव उसने किया, वो उसने इस पोइम के माध्यम से डिस्प्ले किया है, शो किया है. द स्नो इंस्टेंटली मेक्स हिम हैप्पियर, यानी जो बर्फ़ है वो एक पुराने विचार में सोच रहा था, वो अचानक एक खुशी में बदल जाता है, यानी दुख से खुशी की ओर चला जाता है. हिज डे गेट्स अ लॉट बेटर, और उसका दिन है वो बहुत अच्छा हो जाता है. दस द सुपरमेसी ऑफ नेचर एज अ होल मेड हिम रियलाइज हाउ पेटी हिज प्रॉब्लम वॉज, कि उसका जो प्रॉब्लम था वो कितना बुरा था, और ये नेचर ने साबित कर दिया कि किस तरीके से उसे बहुत अच्छे आनंद की अनुभूति होती है. The fact that hemlock tree is poisonous combined with crow being and the indicator of doom and fear are used in the poem as the carriers of happiness in the life of narrator is ironical. तो गाइज ये ध्यान देना आप कि फैक्ट ये है कि जिस तरीके से हेमलॉक ट्री है और कोआ है, इन दोनों को ही डूम और फियर का एक सिंबल माना जाता है, इंडिकेटर माना जाता है. कि हेमलॉक ट्री है वो भी हमेशा एक जहरीला पेड़ होता है, और जो ये कोवा होता है वो भी एक फेयर का एक इंडिकेटर माना जाता है इसको. उसके बावजूद भी ये दोनों एक हैप्पीनेस लाने वाली चीज़ें होती है, यानी ये जो राइटर है, जो ऑथर है, उसके जीवन में हैप्पीनेस लेके आते हैं, जो एक कम्प्लीटली आयरनिकल तरीके से इसे माना जाता है, यानी एक विडम्बना है, मान सकते हैं इसको. द पोइट थ्रू दीज ऑब्जेक्ट्स हैज़ tried to highlight that sometimes creatures linked with negative aspects of life can be the ब्रिंगर ऑफ चेंज एंड हैप्पीनेस. यही गाइज हमारे जीवन में भी उसने
हमारे जीवन में भी ये पोइम बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालती है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट लेके आती है कि किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हमारे जीवन को आगे बदल सकती है, निगेटिव एक्सपेक्ट से हमें पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स में ले जा सकती है और बहुत बड़े खुशी का कारण बन सकती है। Being outdoor in nature with all its unpredictability can benefit anyone and anywhere at any time। यानी बाहर आउटडोर इन नेचर, बाहर अगर हम नेचर की बात करें, प्रकृति की बात करें, तो वो असंभव जो चीज़ें होती है उसका भी हमें फ़ायदा दे सकती है। जो चीज़ हमें लगे कि ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकती, दैट थिंग वी कैन अचीव, और वो चीज़ें हमें मिल सकती है और हम खुशी की तरफ बढ़ सकते हैं। तो गाइज ये तो था समरी अबाउट दिस पोएम। अब गाइज बात करते हैं इसके स्टेंजा के बारे में और उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आप इसका डस्ट ऑफ स्नो का समरी समझ चुके होंगे क्या है। यानी अगर इसका एक लाइन में अगर आंसर दिया जाए तो मैंने शुरू में एक कोट बोला था, दैट वाज अ लिटिल थिंग टचेज अ लार्जर थिंग। यानी एक छोटी सी जो चीज़ होती है वो एक बड़ी चीज़ को हमेशा टच कर सकती है, छू सकती है और वो खुशी का कारण बन सकती है, चाहे वो नेगेटिव एक्सपेक्ट्स हो, चाहे वो किसी भी तरह का आइडियाज़ हो, किसी भी तरह की सिचुएशन हो, हमेशा खुशी में बदला जा सकता है। तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करते हैं इसका जो स्ट्रेंजा है। फर्स्ट, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक गाइस ध्यान देना, इधर हेमलॉक है, ये एक पॉइजनस ट्री है विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स। यानी इसके छोटे छोटे जो फ्लावर्स होते हैं और ये बहुत ही जहरीला पौधा होता है। अब गाइस देखते हैं इसमें किस तरह से बताया, क्या इसका एक्सप्लेनेशन किया है पोइट ने। द पोम इज सेट इन अ सीन वेयर द पोइट इज इन अ बैड मूड। ये जो पोम है वो गाइस कवि का एक बहुत बुरा मूड है उसका इसमें वर्णन कर रहा है। मूड एंड ही इज वॉकिंग बाय इस ट्री, कि वो एक चल रहा होता है एक ट्री के पास है, ए हेमलॉक ट्री, एंड हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री। एज ही पासेज बाय, ए क्रो हैपन्स टू थ्रो सम स्नो डस्ट ऑन हिम। तो जैसे ही वो पास से गुजरता है उस पेड़ के, तो एक कौवा होता है वो उस पेड़ के ऊपर बैठा रहता है और वो डस्ट ऑफ स्नो है, यानी बर्फ़ के कुछ फ्लैक्स है, वो उसके ऊपर गिराता है। यानी जब वो शाखा को हिलाता है तो बर्फ़ के टुकड़े उसके सिर के ऊपर, कवि के ऊपर गिरते हैं। वेदर इट फॉल्स ऑन हिज हेड और शोल्डर्स इट अननोन। यानी वो कहाँ गिरे, उसके सिर पे गिरे या फिर शोल्डर पे गिरे, ये अभी तक अननोन है गाइस, ये अभी तक पता नहीं है। सो एज देयर इज़ द नो स्पेसिफिक मेंशन इन द पोम, क्योंकि इस पोम में इस तरह का कोई भी स्पेसिफिक कोई महत्वपूर्ण तरीके से इसका मेंशन नहीं किया है, बट ये ज़रूर कह सकते हैं कि उसने डेफिनेटली उसका जो ध्यान है वो ज़रूर भटकाया है। आगे देखते हैं। ऑल्सो द रीडर्स आर लेफ्ट इन डाउट एंड अबाउट द बर्ड्स स्पेसिफिक एक्शन। पर यह भी अभी थोड़ा सा डाउट है कि पता नहीं है कि किस तरीके से जो उस बर्ड ने जो एक्शन किया। वेदर द क्रो वॉज लैंडिंग शिवरिंग विद कोल्ड। हो सकता है कि क्रो है शायद ठंड से काँप रहा हो, इस वजह से शायद वो हिला हो, या फिर हो सकता है हवा का झोंका है, कुछ भी हो सकता है। री एडजस्टिंग इट सेल्फ ऑन द ब्रांच और टेकिंग ऑफ, हो सकता है या वो उड़ने की कोशिश कर रहा हो या फिर अपने आप को री एडजस्ट कर रहा हो ब्रांच पर बैठा बैठा। इट हैपन टू सेंड सम पार्टिकल्स ऑफ स्नो अपॉन द ऑथर। और हो सकता है कि ऐसा करने से जो ऑथर है उसके सिर के ऊपर ये फ्लैक्स है या जो डस्ट ऑफ स्नो के जो टुकड़े वो गिरे हो। हियर द टू एजेंट्स ऑफ नेचर, द हेमलॉक ट्री एंड द क्रो आर सिग्निफाइज ऑफ सैडनेस एंड ग्लूम जस्ट लाइक द पोइट्स मूड वॉज इन द ओपनिंग सीन। तो गाइज इसके ओपनिंग सीन में यही एक्सप्लेनेशन यह होता है कि केवल जो हेमलॉक ट्री है और जो क्रो है वो दो चीज़ों के एजेंट होते हैं। यानी मुख्य जो सब्जेक्ट है वो दो है इसमें, हेमलॉक ट्री और क्रो, और जो किस तरह की सिग्निफायर्स है वो है सैडनेस और ग्लूम के। यानी दुखी जो चीज़ें हैं, बुरी जो चीज़ें हैं, उनकी तरह है वो, जिस तरह से कवि का मूड है। तो गाइज ये तो था इसका फर्स्ट स्टेंजा में। अब गाइज हम बात करते हैं इसके स्टेंजा नंबर टू। तो गाइज अब हम बात करते हैं इसके स्टेंजा नंबर 2 की। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। तो गाइज इसमें कुछ डिक्टेशन है वो देख लेते हैं। एंड र्यूड हेल्ड इन रिग्रेट, यानी रूड का मतलब होता है कि वो पश्चाताप में था, दुखी था, इस वजह से वो वहाँ से गुजर रहा था, मूड उसका नेगेटिव था। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन। फॉर रीजन्स अननोन, यानी अभी भी वो रीज़न अभी पता नहीं है कि कुछ रीज़न से कभी है वो दुखी था, ग्लूमी था। द ऑथर वॉज हैविंग ए टेरिबल डे, लेकिन ये पक्का था कि उसका जो वो दिन था वो बहुत भयानक था, बहुत बुरा दिन था। बट द फॉलिंग ऑफ द स्नो ऑन हिज हेड लिफ्टेड हिज मूड इंस्टेंटली, लेकिन जैसे ही वो
बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं तो कवि का जो मूड है वो इंस्टेंटली यानी तुरंत प्रभाव से वो चेंज हो जाता है। ही हैड ऑलरेडी स्पेंड हिज डे इन अ बैड मूड, ऑलरेडी उसने अपना आधा दिन है वो या दिन का कुछ हिस्सा वो ऑलरेडी उसने व्यर्थ कर दिया है, बिता दिया है। एंड द रेस्ट ऑफ इट वॉज सेव्ड बाई ए क्रो एंड द हेमलॉक ट्री, और बाकी जो दिन का बचा हुआ जो हिस्सा है वो हेमलॉक ट्री ने और कोवे ने बचा लिया है। जनरली यानी सामान्यतः बात करें, जनरली हेमलॉक ट्री एंड क्रो आर यूज्ड फॉर नेगेटिव रेफरेंसेस। वैसे हमें पता है कि जो हेमलॉक ट्री है और जो कोवा है वो नेगेटिव रेफरेंसेस के लिए काम यूज में लिए जाते हैं, बट द पोइट यूज दैम ब्यूटिफुली टू पोर्ट्रे एंड दैट इनऑस्पिशियस थिंग्स कैन ब्रिंग जॉय और हैप्पीनेस टू। यानी कभी यहाँ पे बताना चाहता है कि कभी कभार हमें नेगेटिव चीज़ें भी पॉजिटिव आइडिया दे सकती है, कभी कभार हमें बहुत बुरी से बुरी चीज़ें भी हमें हैप्पीनेस दे सकती है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ पोइट ऑब्जर्व्ड नेचर इन द पोम डस्ट ऑफ स्नो। यानी कवि ने प्रकृति को किस तरीके से ऑब्जर्व किया है इस कविता में। तो आंसर की बात करते हैं। द पोइट हैज़ ऑब्जर्व नेचर एज अ पॉजिटिव मीडियम ऑफ चार्ज फॉर हिम, सॉरी पॉजिटिव मीडियम ऑफ चेंज फॉर हिम। यानी कवि ने एक पॉजिटिव जो मीडियम यानी प्रकृति को एक सकारात्मक माध्यम के परिवर्तन के तौर पे चुना है। द पोइट हैड बीन इन द सोरोफुल एंड डिप्रेसिव मूड इन द पोम, बट देन द वे अक्रॉस सुख स्नो डस्ट ऑफ इट चेंज हिज मूड, नेचर गेव हिम द इंस्पायरेशन टू बिहेव इन अ पॉजिटिव मैनर। यानी बात करते हैं तो कवि को नेचर ने इंस्पायर किया है और एक पॉजिटिव मैनर के तौर पे प्रकृति ने सहायता की है। चलो गाइस, क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। व्हाट डज द पोइट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। यानी क्या कन्वे करना चाहता है कवि डस्ट ऑफ स्नो पोएम के माध्यम से। द पोम डस्ट ऑफ स्नो, द पोइट वांट्स टू कन्वे दैट समटाइम्स सर्टेन मोमेंट्स और एक्शंस विच आर सिंपल हैव अ लार्जर सिग्निफिकेंस। ये कहना चाहता है कि कभी कभार हमारे जीवन में बहुत ही सिंपल और साधारण ऐसी क्रियाएं होती है, साधारण सी एक्शंस होती है, लेकिन उनका महत्व बहुत बड़ा होता है। दे कैन चेंज द मूड और लाइफ ऑफ अ पर्सन। यानी वो किसी का भी मूड और ज़िंदगी बदल सकती है। ये बिल्कुल बात ट्रू है। आई एग्री विद रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द वे a crow sacks down the dust of snow on the poet inspires and gives him the idea to shake off his depressive thoughts and become cheerful and do something useful। तो गाइज उसने जो कोवे ने डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिराया और उसकी ज़िंदगी बदल गई, उसका पूरा दिन है वो बदल गया। क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। व्हाट साइड ऑफ नेचर डू क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट है। यानी नेचर को, यानी जो क्रो है और वो हेमलॉक है, वो किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आंसर देखते हैं इसका। क्रो इज़ अ ब्लैक हार्श वॉइस्ड बर्ड एंड हेमलॉक इज़ अ ट्री विद पॉइजनस बिटर फ्रूट। यानी कड़वे इसके फ्रूट आते हैं, जहरीला पेड़ होता है। और क्रो की अगर बात करें तो क्रो है वो बहुत ही हार्श वॉइस होता है, आवाज़ उसकी बहुत ही ऐसे कठोर होती है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। बोथ आर नॉट ब्यूटीफुल, दोनों सुंदर नहीं होते हैं। दे रिप्रेजेंट द डार्क, दोनों ही अंधेरे को, डिप्रेसिव को, सोरोफुल एंड बिटर साइड ऑफ नेचर। यानी इसी तरह का नेचर है उनका होता है। तो डिप्रेसिव होते हैं, दुख इन चीज़ों को प्रकट करते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए। वाई डज द पोइट यूज सच पोइटिकली अनकॉमन बर्ड एंड ट्री, व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। द पोइट सीम्स टू बी इन अ डिप्रेसिव एंड सोरोफुल मूड। इन सच अ मूड one cannot think of a sweet and the beautiful side of nature. The harsh, bitter and poisonous images come to his mind. That is why he uses an uncommon, harsh, ugly crow and poisonous tree like hemlock. Guys, ये है कि कवि है वो बहुत ही डिप्रेसिव और सोरोफुल मूड में होता है, लेकिन ये जो क्रो और जो हेमलॉक ट्री है उनकी वजह से उसका जो दिमाग है वो बदल जाता है और जो अनकॉमन होता है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5।
जस्टिफाई द रोल ऑफ द क्रो इन द पोम, डस्ट ऑफ स्नो इन चेंजिंग द पोइट्स मूड। यानी इसमें जो क्रो का हमें जो रोल है उसको जस्टिफाई करना है इन चेंजिंग द पोइट्स मूड की, किस तरीके से कवि का मूड उसने बदला। तो गाइस देखते हैं, आप भी इसमें अपने अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हो। आई थिंक द वे स्नो डस्ट वो सेकंड ऑफ चेंज हिज मूड, यानी जो डस्ट है, जो बर्फ़ का जो धूल का जो कण है, उसने उस कवि के मूड को बदल दिया, जो ऑलरेडी हम वैसे पोम में पढ़ चुके हैं एक्सप्लेनेशन में। परहैप्स इट गेव द पोइट इंस्पिरेशन आइडिया टू बिहेव इन द सेम मैनर एंड सेक ऑफ हिज डिप्रेसिव थॉट्स एंड रिवाइव हिज चेयरफुल मूड। यानी जो डिप्रेशन मूड में जो कवि था उसको इजीली बाद में चेयरफुल मूड में बदल दिया गया, यानी वो डस्ट ऑफ स्नो गिरने से हैप्पी हो गया। अब गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट मूड ऑफ द पोएट इज रिफ्लेक्टेड इन द पोम, हाउ डज इट रिफ्लेक्ट। यानी किस तरीका कवि का जो मूड होता है और ये किस तरीके से ये रिफ्लेक्ट करता है। लेट्स टॉक अबाउट दिस। द sorrowful and depressive mood of the poet is reflected in the poem. If we talk about that, guys, the Robert Frost, the mood of Robert Frost is depressive and he is sorrowful. The use of the bird crow, which is ugly and harsh, and hemlock tree, which is a poisonous plant, reflect the poet's mood. Okay, guys, now talk about the 7. Question number 7. What did the poet think of the day before the dust of snow fell on him? What did the poet think? यानी क्या सोचा कवि ने द डे बिफोर द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम, यानी उससे पहले जब वो उस पर बर्फ़ गिरा। बिफोर द फॉल ऑफ द डस्ट स्नो द पोइट थॉट, यानी जब वो बर्फ़ गिरा उससे पहले उसने क्या सोचा वो बात करते हैं, यानी उसी दिन। तो उस कवि ने सोचा द पोइट थॉट दैट हिज डे वॉज रूइंड, कि उसका पूरा का पूरा दिन ख़राब हो गया था, एंड ही वॉज इन अ बैड मूड, एक बहुत ही बुरे मूड में था। बट दैन द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम, लेकिन वो बर्फ़ के टुकड़े उस पर गिरे, बर्फ़ के फ्लैक्स उसके ऊपर गिरे। इट सिग्नल्ड समथिंग गुड एंड जॉयफुल, और इस प्रकार जैसे वो गिरे तो उसका मूड है वो अच्छे के लिए और बहुत ही आनंदमय तरीके से हो गया। एंड इज मूड चेंज, और इस प्रकार उसका मूड है वो बदल गया। गाइस ध्यान दीजिए, क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, लेकिन सारे क्वेश्चन पोम से रिलेटेड है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा एक बार। राइट ए नोट ऑन द सेटिंग ऑफ द पोएम, यानी इसकी बात करते हैं जिसे हम मेन थीम भी बोल सकते हैं, सेंट्रल आइडिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर नोट आपको लिखना है, आप समरी की बात कर सकते हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। द पोम प्रेजेंट्स अ परफेक्ट सेटिंग, देयर आर 4 एलिमेंट्स इन द पोम, ऑल दीज 4 एलिमेंट्स match one another. The snow stands for depression, the hemlock tree is a symbol of sadness, the crow considered ominous का मतलब होता है अपशगुन, and the poet's mood was also sad, but suddenly the way in which the crow shook the hemlock tree and falling of the dust of snow changed the poet's mood. यानी इस प्रकार इन सभी का जो रिप्रेजेंटेटिव है कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कोआ है, हेमलॉक ट्री है। क्वेश्चन 9 देखते हैं गाइस, वेयर वॉज द पोइट एंड व्हाट हैपन टू हिम, यानी कवि कहाँ था और वो कहाँ बैठा हुआ था। तो आप जनरली बता सकते हो कि वो कहाँ था, पेड़ के हेमलॉक ट्री है उसके नीचे बैठा हुआ था। ठीक है, और क्या हुआ था उसके साथ, बर्फ़ के टुकड़े उसके सिर पर गिरे। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ वॉज द पोइट्स मूड, वॉट ब्रॉड अ सडन चेंज इन, यानी किस तरह उसका मूड था, क्या बदला। तो इजीली है कि वो दिन ख़राब हो रहा था और जो हेमलॉक ट्री पे कोआ बैठा हुआ था उसने जो अपनी बॉडी को हिलाया या कुछ भी किया, ये भी अननोन आंसर, लेकिन उसका मूड बदल गया और उसका दिन बच गया। ठीक है गाइस, तो गाइस ये तो थे कुछ स्मॉल क्वेश्चंस, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से पसंद आए और आप इजीली इसको पढ़ते रहिए एंड जस्ट कीप प्रिपेयरिंग। आई विल कैच इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय एवरीवन। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.